मेंटल हेल्थ को बेटर करना एक टू वे प्रोसेस होता है। टू वे प्रोसेस क्या होता है इस बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा ब्रीफ में आपको समझाऊंगा कि कैसे मेंटल हेल्थ के अलग अलग पहलुओं पर काम करके हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को इम्प्रूव कर सकते हैं। अक्सर हम जिस तरह के सॉल्यूशंस और स्ट्रेटजीज मीडिया में या कहीं सुनते हैं कि कैसे अपने डिप्रेशन एंजाइटी इन सब को दूर करें, तो अक्सर आप पाएंगे कि आप काफ़ी फिक्स्ड से सॉल्यूशंस के बारे में सुनते हैं। लगता है कि जैसे अच्छा अपने सिर्फ थॉट चेंज कर लेने से ही सारे मानसिक समस्याएं दूर हो जाएंगी, अच्छा अपने न्यूट्रिशन को बेटर कर लेने से सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी, या अपने लाइफस्टाइल को, अपने मोबाइल यूज़ को या फिर अपनी नींद को ठीक करने से ही सारी समस्याएं हल होंगी। पर वास्तव में तो ऐसा होता नहीं। हम देखते हैं कि लोग कई अलग अलग तरह से मेंटल हेल्थ में बेटरमेंट लाते हैं, या अगर एक ही सॉल्यूशन को भी अगर आप पकड़ के चलोगे तो बहुत से लोग आप देखोगे जिन पर उस सॉल्यूशन का कोई असर नहीं आता, या किसी उल्टे रास्ते से, किसी दूसरे रास्ते से वो अपने को बेटर बना पाते हैं। और जैसे कि बाकी किसी भी फिजिकल डिसीज के मामले में होता है, कई अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं और कई लोगों ने अपने अलग अलग सॉल्यूशंस, उपचार, इलाज अपनाए होते हैं जिसकी मदद से वो ठीक होते हैं। किसी के लिए कोई इलाज बिल्कुल काम नहीं करता तो किसी के लिए कोई इलाज बहुत अच्छे से काम कर जाता है। किसी के लिए कोई इलाज बड़ा ही कॉमन सा काम करता है तो किसी को बड़ा यूनिक सा और बड़ा ही अनोखा सा इलाज ढूंढना पड़ता है। तो देखने में क्या आता है कि अगर कोई एक अकेला फैक्टर, एक कारण अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया और अगर सारे लोग अगर उसी कारण पर काम करने लग गए, तो भी कुछ ही लोगों को उसमें इंप्रूवमेंट नजर में आएगी। सारे लोग उस कारण को दूर करके पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएंगे। एक तो इसका मतलब ये है कि बीमारियों के अलग अलग कारण होते हैं, शायद इस वजह से ये लोग ठीक नहीं हो पा रहे। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है जो मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा कि अच्छा डिप्रेशन दूर करना है, तो डिप्रेशन दूर करने के लिए ऐसा करते हैं कि बस पॉजिटिव चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं, या कुछ ऐसा स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर लेते हैं जिससे कि हमारा मन अच्छा हो जाए, भगवान की भी कृपा होगी, थोड़ा मेडिटेट कर लेंगे जिससे कि हमारा डिप्रेशन एंजाइटी सब भाग जाएगा। अब मीडिया में इस तरह के सॉल्यूशन मान लीजिए पॉपुलर हो गए, जो कि हो ही गए हैं। आप चारों तरफ देखेंगे लोग बोलते हैं कि भाई भगवान का नाम लो डिप्रेशन चला जाएगा, मेडिटेशन कर लो डिप्रेशन चला जाएगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम मान कर चल रहे हैं कि डिप्रेशन के होने का कारण यही है क्योंकि हम मेडिटेट नहीं कर रहे, और अगर मेडिटेशन करेंगे तो डिप्रेशन चला जाएगा। हम पॉजिटिव नहीं सोच रहे थे इसीलिए डिप्रेशन आ गया, पॉजिटिव सोच लेंगे, भगवान का नाम ले लेंगे तो डिप्रेशन चला जाएगा। मतलब हमने एक बड़े ही फिक्स्ड तरीके से, बड़े लीनियर मैनर में एक ऐसी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर ली। मतलब हमने ऐसा मान लिया कि जैसे भगवान का नाम लेने में या मेडिटेशन करने में और डिप्रेशन में एक क्लियर कट, एक डायरेक्ट सा लिंक है कि भगवान का नाम लिया, मेडिटेशन किया, डिप्रेशन भागा। या कोई पॉजिटिव थॉट आई और एकदम से डिप्रेशन चला गया। ऐसा लगता है कि जैसे इन दो के बीच ही कोई लिंक है और बाकी का कोई तीसरा फैक्टर तो जैसे काम ही नहीं कर रहा। पर देखने में क्या आता है कि पॉजिटिव थॉट आना या डिप्रेशन का दूर जाना ये कई अलग अलग रास्तों से भी हो सकता है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए सुबह मॉर्निंग वॉक करना शुरू करता है। माना यहां पर एक नया सॉल्यूशन, एक अलग सॉल्यूशन वो इंप्लीमेंट कर रहा है। पर वॉक करने से क्या होगा, मान लीजिए उसने 15-20 दिन वॉक किया और उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उसको अच्छा लगने लगा, उसकी एक रूटीन बन गई। और इस रूटीन को फॉलो करते हुए, वॉक पे जाते हुए उसके अंदर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आया, थोड़ा उसको जोश आने लगा। सुबह उठते ही अब उसके मन में कुछ करने का होता था कि मैं जाऊंगा, मैं वॉक करूंगा, मैं आधा एक घंटा घूम के आऊंगा, अपने डॉग को घुमा लूंगा, वहां पे कबूतरों को खाना खिला दूंगा, सुबह के टाइम थोड़ा दूध सब्जी ले आऊंगा। कुछ ना कुछ उसने एक दो एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट कर ली। अब इससे क्या होगा, उसके मन में कुछ पॉजिटिव थॉट्स आने चालू हो जाएंगे। अब वो अपने को थोड़ा डिफरेंटली देखना शुरू कर देगा। अब उसको लगेगा कि नहीं, मेरा डिप्रेशन उतना भी मुझ पर हावी नहीं है, मैं अगर चाहूं तो थोड़े बहुत चीजें कर सकता हूं और उससे मुझे काफी कॉन्फिडेंस आता है और मुझे अब खुद पर भरोसा आने लगा है कि मैं अपना डिप्रेशन दूर भगा सकता हूं। अब यहां ये पॉजिटिव थॉट कहां से आए? पॉजिटिव थॉट इसलिए आए क्योंकि वो कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुआ।
अब वो अगर घर पे बैठा सोचता रहता मैं अपने डिप्रेशन को दूर भगा सकता हूँ, मेरा डिप्रेशन दूर भगाना मेरे बस में है, मैं चाहूँ तो इसको कभी भी हटा सकता हूँ, एक ना एक दिन मेरा डिप्रेशन भाग जाएगा, डिप्रेशन मेरे कंट्रोल में है, डिप्रेशन को भगाने के लिए मैं काफ़ी प्रयास ले रहा हूँ, डिप्रेशन को दूर करने के लिए मैं इलाज ले रहा हूँ। कितने भी वो बातें बोलता रहे, जब तक वो कुछ एक्शन नहीं करेगा इन पॉजिटिव थॉट्स का, कोई बड़ा फर्क उसके डिप्रेशन पर नहीं आने वाला। और हो सकता है उसने ये सब चीज़ें पहले की भी हों, बहुत पॉजिटिव सोचा हो, पर डिप्रेशन दूर ना हुआ हो। मतलब कि पॉजिटिव थॉट आने से डिप्रेशन दूर भागे और फिर हम एक्टिव हो जाएं, इसकी बजाय अगर हम उल्टे रास्ते से चलें, हम अगर एक्टिविटी लेवल इंप्रूव करें, उससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े, मूड अच्छा हो और डिप्रेशन धीरे धीरे कम हो, तो ये उल्टा रास्ता भी पूरी तरह से वैलिड है और ज़्यादातर लोगों पर यही काम करता है। मतलब हम कोई भी एक लीनियर स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं देख सकते। कोई भी दो चीजों के बीच एक टू वे रिलेशनशिप होती है। मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी, एक कम होगा तो दूसरा कम होगा, और यही वाइस वर्सा। अगर दूसरी चीज में बदलाव आएगा तो पहली चीज में भी बदलाव आएगा। तो ए का इफेक्ट बी पे पड़ रहा है, बी का इफेक्ट ए पे भी पड़ रहा है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ विचारों को बदलने से ही डिप्रेशन भागेगा, और भी कई तरीके हैं। तो यहां मामला ये नहीं है कि हम क्या सॉल्यूशन अपना रहे हैं। भाई हमने मॉर्निंग वॉक की, जिम जाकर एक्सरसाइज की, भगवान का नाम लिया या पॉजिटिव थॉट सोची। सवाल यह है कि डिप्रेशन को दूर जाने के लिए हमें सिर्फ एक कारण पर ही फोकस नहीं करना, जबकि हम कई दूसरे कारणों पर भी फोकस कर सकते हैं जिससे कि अपना मेंटल हेल्थ को बेटर किया जा सके। क्योंकि यहां यह समझें कि डिप्रेशन नहीं है मतलब पॉजिटिव थॉट्स बहुत होंगी, और अगर पॉजिटिव थॉट्स आती हैं तो डिप्रेशन भी चला जाएगा। पर सीधे तौर पर यह कनेक्शन इतना अच्छे सिंपल तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता। कोई तीसरा चौथा फैक्टर यहां पर आता ही है, उसे काम में लाना जरूरी है। और यही चीज मैं यहां समझाना चाहूंगा कि मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए अलग अलग फैक्टर्स के बीच एक कोरिलेशन होती है। कोरिलेशन कॉजेशन से काफी अलग होता है। वैज्ञानिक रिसर्चर्स जब मेंटल हेल्थ के ऊपर या किसी भी फील्ड में जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो वो अक्सर पाते हैं कि अच्छा हमने दो फैक्टर्स के बीच एक रिलेशनशिप देखा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं उनके डिप्रेशन के लेवल काफ़ी कम रहते हैं। मतलब हो सकता है हमारे आसपास जिम जाने वाले, सुबह वॉक पे जाने वाले, इवनिंग वॉक कहीं पर जाने वाले बहुत से लोग हों, अगर इन लोगों की जांच की जाए तो पता चलेगा इनमें डिप्रेशन के लेवल काफ़ी कम है। तो हमने क्या किया, हमने उन लोगों को स्टडी किया जिन लोगों में रेगुलर एक्सरसाइज करने की हैबिट है। अब इसी के उलट हम ये भी कह सकते हैं कि जिन लोगों में डिप्रेशन नहीं मिलता, क्या वो ज़्यादा फिजिकली एक्टिव है। तो मान लेते हैं कि हमने बड़े सारे ऐसे लोग लिए जिनको कि डिप्रेशन नहीं था, और हमने देखा कि हाँ इनमें तो काफ़ी अच्छे फिजिकल एक्टिविटी के लेवल होते हैं। तो दोनों तरीके से ये बात सही है। अब मान लीजिए एक डिप्रेशन का पेशेंट है और वो कहे कि अच्छा ये तो मैंने समझ गया कि जिन लोगों के डिप्रेशन के लेवल कम होते हैं ना वो फिजिकली एक्टिव होते हैं, तो पहले मेरा अगर डिप्रेशन कम हो जाएगा ना, मैं दवाइयाँ लूँगा तो मैं अपने आप फिजिकली एक्टिव हो जाऊँगा। अब वो दवाइयाँ ले रहा है, दवाइयों से उसको बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में मदद नहीं मिल रही, डिप्रेशन भी ज़्यादा उसका कम नहीं हो रहा, वो परेशान है, अभी भी जूझ रहा है। तो उसे क्या करना चाहिए, उसको दूसरे रास्ते से टारगेट करना चाहिए कि अगर मैं थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा लूंगा, थोड़ी एक्सरसाइज कर लूंगा, तो इससे मेरे डिप्रेशन के लेवल भी कम हो जाएंगे। तो इसीलिए हम सिर्फ एक कारण पे अब फोकस नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो पूरी जो दोनों की जो रिलेशनशिप है फिजिकल एक्टिविटी और डिप्रेशन की, ये वन वे है। नहीं, ये टू वे है। ए की तरफ से चलोगे तो बी पे पहुंचोगे, बी से चलोगे तो ए पे पहुंचोगे। अगर ए से बी नहीं जा पा रहे तो बी से ए की तरफ चलते हैं, बट अल्टीमेट जो एंड रिजल्ट होगा वो हमारे फेवर में होगा, हमारे फायदे में होगा। डिप्रेशन भी चला जाएगा, फिजिकली भी एक्टिव हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या पाते हैं कि हमें वन वे डायरेक्शन नहीं देखनी, कोई भी कारण और उसके इफेक्ट के बीच, उसके प्रभाव के बीच हमें ये देखना है कि हम किस तरह से थोड़े फ्लेक्सिबल होकर अलग अलग फैक्टर्स पर काम कर सकते हैं जिससे कि हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो। क्योंकि ध्यान रखें कि मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के अलग अलग रास्ते हैं, इसलिए हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। और ध्यान दें कि साइकोलॉजी के अंदर अक्सर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स इतना क्लियरली नहीं देखी जाती, यहाँ पर कोरिलेशनल रिलेशनशिप्स ही ज़्यादा देखी जाती हैं। अब जैसे मैंने आपको यहाँ डिप्रेशन का उदाहरण दिया, ऐसे ही मैं दो और एग्जाम्पल दूंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे हमें एक ही तरीके से मेंटल हेल्थ को अप्रोच नहीं करना, जबकि उसका एक दूसरा या उल्टा रास्ता अपनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पढ़ाई करना चाहते हैं,
एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाकर क्लियर करना चाहते हैं, क्वालिफ़ाई होना चाहते हैं, जिसके लिए वो काफ़ी घंटे पढ़ना चाहते हैं। और अगर वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से डील कर रहे हैं, डिप्रेशन, एंग्जायटी, ओसीडी, साइकोसिस, किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, तो अक्सर उन्हें कंसंट्रेशन, अटेंशन बनाने में काफ़ी मुश्किल आती है। तो क्योंकि उनको कंसंट्रेशन में मुश्किल आ रही है, तो वो क्या सोचते हैं कि अच्छा, मुझे कंसंट्रेशन एबिलिटी इंप्रूव करनी है, कि भाई मुझे चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकूं, 6 घंटा 8 घंटा पढ़ाई कर सकूं। मेरे को कुछ ऐसे पढ़ना है कि मेरे को कहीं मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो, किसी और चीज़ पर मेरा ध्यान ना जाए, बस मैं पढ़ाई करता रहूं या करती रहूं, और मैं दिन में 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करके एक अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस दे पाऊं। पर होता क्या है कि जितना ज़्यादा वो अपनी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उतना ज़्यादा उनका स्ट्रेस, एंग्जाइटी बढ़ता जाता है, और वो यूट्यूब पर कई जगह पर मेमोरी, अटेंशन, कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने के तरीके ढूंढते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सारा इशू कंसंट्रेशन का है। कंसंट्रेशन इंप्रूव कर देंगे तो भाई हमारी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, क्योंकि कहीं सुन भी लेते हैं, अच्छा आप अगर ढंग से पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन पावर वीक हो गई है, चलो ये दवा खा लो, ये आयुर्वेद की दवा है, होम्योपैथी की है, या ये वाली एक्सरसाइज कर लो तो आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाएगी। और यहीं पर गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि जब मामला मेंटल हेल्थ का आता है तो वहाँ कई सारे अलग अलग फैक्टर्स मिलकर एक व्यक्ति की मेंटल हेल्थ को गिरा कर रखते हैं। और अगर मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना है या पढ़ाई में अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, और पढ़ाई में अच्छी परफॉर्मेंस देना मेंटल हेल्थ के इंप्रूवमेंट के साथ चलता है, तो दोनों चीजों पर अगर फोकस करना है तो हम केवल वन वे रास्ते पर नहीं जा सकते, हमें कोई दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि कैसे हम कंसंट्रेशन, मेमोरी या अटेंशन पर पूरा ध्यान ना ले जाकर हम कुछ और करें जिससे कि हमारी पढ़ाई अच्छी हो पाए। अब पढ़ाई अच्छी करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है भाई? इंटरेस्ट, मोटिवेशन बढ़ना चाहिए, आपके अंदर चीज को समझने की पूरी क्षमता होनी चाहिए, और आपके अंदर कुछ जिज्ञासा होनी चाहिए, आपकी रूटीन भी ठीक होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, वो भी काम करता है। पर बड़े सारे फैक्टर्स तो रिस्पॉन्सिबल हैं, पर ज़्यादातर मामलों में जब एक डिप्रेशन या एंग्जाइटी से कोई व्यक्ति पीड़ित है, तो ऐसे में उसका इंटरेस्ट, मोटिवेशन काफ़ी डाउन हो जाता है। तो बजाय कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के, अगर हम इंटरेस्ट को बढ़ाने पर ध्यान दें कि कैसे मैं अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा दिलचस्पी के साथ कर सकता हूं, कैसे मैं अपनी रूटीन को कुछ ऐसे एडजस्ट करूं, कुछ ऐसे शेड्यूल बनाऊं ताकि मेरे पास बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करने का एक टाइम निकल आए, मौका आ जाए। हो सकता है कि 10 घंटे की पढ़ाई पूरे इंटरेस्ट से नहीं करनी, कुछ चीज़ों को बस आपको रटना है, याद करना है, पर काफ़ी बड़ा टाइम अगर मैं इंटरेस्ट के साथ पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो मेरा माइंड काफ़ी अटेंटिव होकर उस चीज़ को पढ़ेगा, अटेंशन मेरी बढ़ेगी, मेरा कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उसमें इंगेज हो जाऊंगा, मज़ा आएगा उस चीज़ को पढ़ाई करने के, बड़े सारे मन में ख्याल आएंगे, विचार आएंगे, माइंड काफ़ी एनालिटिकल होगा, नई नई चीज़ें सोचेगा। तो ऐसे में मेरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आएगी, कंसेप्ट भी क्लियर होगा, साथ ही मेरा अटेंशन, कंसंट्रेशन भी उस दौरान बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जब कंसंट्रेशन अच्छा हुआ, अटेंशन स्पैन अच्छा हुआ, मेमोरी भी अच्छी होगी, क्योंकि मेमोरी काफी हद तक डिपेंडेंट होती है अटेंशन पर, ध्यान देंगे तो मेमोरी इंप्रूव होगी, तो मेमोरी अच्छी होगी तो ऐसे में हमें याद रहेगा, ऐसे में एग्जाम परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। मतलब हमने किसी दूसरे रास्ते से अपनी कंसंट्रेशन या पढ़ाई की परफॉर्मेंस को अप्रोच किया। ध्यान दें, यहां प्रॉब्लम कंसंट्रेशन नहीं है, प्रॉब्लम है पढ़ाई का अच्छा रिजल्ट आना, और अच्छे रिजल्ट्स आने के लिए कई दूसरे फैक्टर्स पर हमें काम करना पड़ सकता है, कई दूसरे सॉल्यूशंस चाहिए। अक्सर जब हम मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस में देखते हैं कि कई स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ से जूझते हुए उनको कई सारे स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं, जिसमें मोटिवेशन, इंटरेस्ट का ना होना एक बड़ा कारण होता है। मेंटल फटीग हो जाता है, थक जाते हैं, नेगेटिव विचारों का बोझ होता है, तो नेगेटिव विचारों को हटाना जरूरी है, डिप्रेशन से बाहर निकलना, ओसीडी से बाहर निकलना जरूरी है, पर साथ ही अपना उस पढ़ाई के मामले में बहुत इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी डेवलप करना जरूरी है, तो उस रास्ते से पढ़ाई अच्छी हो जाती है। अब एक और उदाहरण लीजिए, मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए कोई दवा ले रहा है। अब दवा के मामले में भी वही कॉज इफेक्ट का इशू आता है कि भाई हमें लगता है केमिकल इंबैलेंस है, बीमारी आ गई, दवा लेंगे, केमिकल इंबैलेंस हटेगा, बीमारी चली जाएगी। पर इतना सीधा मामला नहीं होता। एक ब्रेन के अंदर मैकेनिज्म काम करता है जिसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब यह है कि हमारे एक्टिविटीज, हमारे थिंकिंग और हमारे बिहेवियर की वजह से हमारे ब्रेन के अंदर चेंज आते हैं। मतलब दवा केमिकल को ठीक करेगी, ब्रेन के अंदर चेंज आएगा और उससे हमारे बिहेवियर चेंज होंगे। इसके उलट दूसरा मामला भी पूरी तरह से वैलिड होता है, मतलब कि अगर हमने बिहेवियर में चेंज किए तो भी हमारे ब्रेन के अंदर चेंजेस आएंगे, सेरोटोनिन, डोपामिन के लेवल्स में बैलेंस आ जाएगा और हमारे अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी होगी।
मतलब हम यहां ये कहना चाह रहे हैं कि ब्रेन आपका कैसा है ये डिटरमाइन नहीं करता कि आपके बिहेवियर, परफॉर्मेंस या मेंटल हेल्थ कैसी होगी। आपके परफॉर्मेंस भी आपके ब्रेन को चेंज कर सकता है। और पूरा जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पर बेस्ड है कि हमारा जो ब्रेन होता है, हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, वो प्लास्टिक नेचर के हैं। प्लास्टिक मतलब जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है। प्लास्टिक मतलब वो नहीं है जो आपके घर में प्लास्टिक की चीजें बनी होती है। हमारा ब्रेन प्लास्टिक का नहीं बना। प्लास्टिसिटी मतलब जो मेलिएबल है, जिसको बदला जा सकता है। तो अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि मेडिटेशन करने से हमारे ब्रेन का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वाला एरिया है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आगे का जो हमारे दिमाग का हिस्सा है, ये ज़्यादातर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के अंदर काफ़ी वीकली परफॉर्म करने लगता है, कमज़ोर पड़ जाता है। और इस हिस्से को इम्प्रूव करने से हमारे मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होता है। अगर दवा या कोई भी दूसरा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट काम कर जाए, मेंटल हेल्थ बेटर हो जाए, तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा अच्छे से काम करने लगता है। या इसी का वाइस वर्सा हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी इंप्रूव हो जाए, तो ऐसे में मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी। तो अगर हमने मेडिटेशन किया, हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी इंप्रूव हुई, तो हमारा डिप्रेशन एंजाइटी कम होगा। या इसी के उलट अगर हमारा दवाओं की मदद से भी मान लीजिए डिप्रेशन एंजाइटी जाता है, तो भी हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी में चेंज आएगा। मतलब हर चीज यहां पर टू वे मैनर में चल रही है। और इस तरह से अगर हम मेंटल हेल्थ को देखेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशंस, ट्रीटमेंट्स का कई सारा स्कोप खुल के तैयार हो जाता है। बहुत सी चीजें कर सकते हैं, बहुत सी वैरायटी है, कई सारी चीजों को ट्राई कर सकते हैं जिससे कि हम अपने माइंड और ब्रेन की हेल्थ को इंप्रूव करें। इसलिए हमें बहुत फिक्स सॉल्यूशंस पर फोकस नहीं करना कि भाई अपना विटामिन डी ठीक कर देंगे तो सब बढ़िया हो जाएगा, सेरोटोनिन के लेवल बढ़ा देंगे, कोई ऐसी दवा होनी चाहिए जिससे सेरोटोनिन बढ़ जाए तो हमारी सारी मेंटल प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। यही प्रॉब्लम होती है कि जब हम किसी ट्रीटमेंट के हाइप में, उसके हवा में फंस जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे सारी प्रॉब्लम्स का बस एक ही सॉल्यूशन है। तो एक तरफ तो वो हाइप ही अपने में गलत है, क्योंकि कभी भी किसी मानसिक बीमारी का एक कारण नहीं होता और अलग अलग रास्तों से सारे कारण एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे सीबीटी में भी एक जो मॉडल दिया जाता है मेंटल हेल्थ का, उसमें भी यही कहा जाता है कि थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। थॉट्स में बदलाव आएगा, इमोशंस में चेंज आएगा, उससे एक्शंस में भी चेंज आएगा। या एक्शंस में चेंज लाएंगे, इमोशंस में चेंज आएगा, थॉट्स में भी चेंज आएगा। तो सब आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और यही हमारी ताकत है कि हम इसको यूटिलाइज करें, हम इस पूरे कोरिलेशनल, इस टू वे प्रोसेस को यूटिलाइज करें, इससे फायदा लें और इससे अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर करें। इससे हमारे पास सॉल्यूशंस की कमी नहीं रह जाती, हमारे पास अपरंपार बहुत सारे सॉल्यूशंस जनरेट हो जाते हैं। क्या कर रहे हैं, किन चीज़ों में अपना ध्यान लगा रहे हैं, कैसे अपना अटेंशन बढ़ा रहे हैं, कैसे अपनी एग्जीक्यूटिव स्किल्स अच्छे कर रहे हैं, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स कैसे बढ़ा रहे हैं, अपनी इमोशनल हेल्थ को बेटर करने के क्या तरीके अपना रहे हैं, हॉबीज़ में किस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स कैसे हमारे को बेहतर बना रही हैं। कई अलग अलग रास्तों से हमारा दिमाग चेंज होता है और इस तरह से हम एक परमानेंट अपने अंदर मेंटल हेल्थ का चेंज ला सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम मेंटल हेल्थ को लेकर चलेंगे तो काफ़ी अच्छी स्किल्स लर्न कर लेंगे। सिर्फ एक ही इलाज पर फोकस नहीं करेंगे, नहीं तो हम हमेशा उस एक ही इलाज पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। नहीं, दवाइयाँ ही खानी है, डिप्रेशन दूर करना है, बार बार डिप्रेशन आ जाता है, ओसीडी आ जाता है, रिलैप्स हो जाता है, दवाइयाँ ही खानी पड़ेंगी और तो कोई तरीका है नहीं। आपको और दूसरे तरीके इस्तेमाल में लाने चाहिए, क्योंकि आप ला सकते हो, क्योंकि ब्रेन और माइंड के अंदर कई सारे फैक्टर्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए अलग अलग सॉल्यूशंस को अप्लाई किया जाना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ब्रेन केमिकल चेंज कैसे होंगे, न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे होगी, वो तो सिर्फ दवाइयों से हो सकती है या मेडिटेशन से हो सकती है, नहीं, बहुत सारे एक्टिविटीज़, बहुत सारे तौर तरीकों से ऐसा किया जा सकता है। तो जैसे बीमारियों के कारण भी कई सारे होते हैं, सॉल्यूशन भी कई सारे होते हैं, और जैसे अलग अलग कारण आपस में बीमारी को बढ़ाते हैं, ऐसी अलग अलग सॉल्यूशंस भी हमारी बीमारियों को दूर भगाते हैं। तो इसी तरह की जानकारी लेने के लिए चैनल के साथ बने रहें। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।